जय हिंद साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस में। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। पिछले वीडियो में जो चीज़ें बताई गई कोई समस्या नहीं है। कोई भी दिक्कत है किसी टॉपिक से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री की क्लास में वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ईंधन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, ईंधन है। और ईंधन क्या है दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो हैं, चाहे वो घरेलू में हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो। ठीक है, चाहे औद्योगिक व्यवसाय में हो या डोमेस्टिक जो है वर्क्स में हो, जो ऊष्मा और ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों। लकड़ी होती है, क्या होती है, लकड़ी होती है, कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, ठीक है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें ईंधन है। ठीक है, क्या है, ईंधन है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, घरेलू और औद्योगिक, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित, उपयोगों से संबंधित, ठीक है, क्लियर, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे वो औद्योगिक यूज में हो, इंडस्ट्रियल यूज में हो, इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है ईंधन। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कास्ट कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे डीजल हो या और कोई पेट्रोलियम हो। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या है दोस्तों, ईंधन है, फ्यूल है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं ईंधन। ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन की क्वालिटी क्या है, जो सस्ता और सहजता से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अच्छा ईंधन क्या है दोस्तों, अगर हम कहें कि अच्छे ईंधन की परिभाषा क्या है, तो अच्छा ईंधन वह है जो कौन सा, सहज उपलब्ध हो जाए। क्या हो जाए, सहज उपलब्ध हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, पहली चीज ये कि वो बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात जो होगी दोस्तों क्या है, कि वह जो है सस्ता हो, वो क्या हो, सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, वायु में सरलता पूर्वक, क्या, वायु में सरलता पूर्वक और सुगमता से, सामान्य दर से, सामान्य दर से जलना चाहिए। ठीक है, सामान्य दर से जलना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए और क्या बातें हैं, आइए देखते हैं और क्या बातें हैं इसके साथ साथ। ठीक है, एक अच्छे ईंधन की और क्या क्वालिटी है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि एक अच्छे ईंधन की क्या
क्वालिटी और होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, क्या करे, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और क्या हो, जलने, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया कि अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। एक अच्छे ईंधन की क्वालिटी यही है कि वो मात्रा में कम होने के बावजूद भी जो है अच्छी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। और अगला क्या है दोस्तों कि यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, ठीक है। जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो यह हो गया हमारा ईंधन। एक आदर्श ईंधन या एक अच्छे ईंधन की ये परिभाषा होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखेंगे हम क्या, ईंधन दक्षता। इसके आगे हम समझेंगे दोस्तों ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता, चलिए देखते हैं क्या है ये ईंधन दक्षता। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, ईंधन दक्षता किसको कहते हैं, किसी ईंधन का 1 किलोग्राम पूर्ण दहन, एक मात्रा तो निश्चित करेंगे ही हम, एक निश्चित मात्रा तो लेंगे, तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, ठीक है, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, ठीक है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से, ठीक है, पूरी तरह से अगर वो जो है उसका दहन होता है 1 किलोग्राम किसी पदार्थ के, तो उसके बाद जो है उससे जो ऊष्मा की मात्रा निकलेगी दोस्तों, वो क्या है, वो उसका जो है ऊष्मीय मान कहलाती है, मतलब उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। क्लियर हुआ। चलिए अब ये दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, इसको कहते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इससे क्या करते हैं, मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका संकेत है, ये इसका क्या है दोस्तों, इसका मात्रक है, ठीक है, क्या है, इसका मात्रक है। आइए दोस्तों हम कुछ पदार्थों के ऊष्मीय मान पे नजर डालते हैं। एक जो है ग्राफ द्वारा हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो ईंधन है उनके ऊष्मीय मान क्या है, इसका एक चार्ट देखेंगे, ठीक है। आइए, ऊष्मीय मान तो आप समझ गए दोस्तों। अब हम एक चार्ट द्वारा देखेंगे अलग अलग ईंधनों के अलग अलग ऊष्मीय मान। आइए देखते हैं दोस्तों ऊष्मीय मान।
विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान। तो यहां हम ईंधन लिखेंगे, यहां ईंधन लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोस्तों ऊष्मीयमान, और हम इसमें लिखेंगे, किस में लिखेंगे, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में हम देखेंगे अलग अलग ईंधन पदार्थों का क्या ऊष्मीयमान है। तो गोबर के उपले जिनको हम जलाते हैं, आइए इनका ऊष्मीयमान देखते हैं। गोबर के उपले, गोबर के उपलों का ऊष्मीयमान क्या होता है दोस्तों, 6000 से 8000, 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अगर हम 1 किलोग्राम गोबर के उपलों को जलाएंगे तो ऊष्मीयमान कितना आएगा, 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लकड़ी को देखते हैं। साधारण एक लकड़ी को देखते हैं कि लकड़ी का ऊष्मीयमान क्या होगा। ठीक है, तो 17,000 से 22,000 होता है। ठीक है दोस्तों, 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए कोयला देख लेते हैं। कोयले का ऊष्मीयमान क्या है, कोयले का ऊष्मीयमान क्या है दोस्तों, तो 25,000 से, ये 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, पेट्रोल देख लेते हैं। पेट्रोल का जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगा, तो पेट्रोल देखते हैं दोस्तों। इस तरह हम ये भी देख लेते हैं कि किस पदार्थ का, किस ईंधन पदार्थ का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा, सबसे कम, या तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर लेते हैं। पेट्रोल का क्या है दोस्तों, 45,000, 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह मिट्टी का तेल का भी इतना ही होता है। मिट्टी का तेल तो उसका भी इतना ही होगा, 45,000। ठीक है, डीजल का भी इतना ही होता है, डीजल का भी होता है 45,000। ठीक है, मीथेन का, मीथेन का देखते हैं दोस्तों कि मीथेन का कितना होता है। मीथेन का ऊष्मीयमान कितना होता है, इन सबसे ज्यादा होता है, मतलब कितना होता है, 50,000। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मीथेन का 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का देख लेते हैं। सीएनजी, सीएनजी का देखते हैं कितना मान होगा, 50,000 लगभग। जितना मीथेन का होगा दोस्तों उतना ही होगा सीएनजी का। ठीक है, सीएनजी का भी कितना होगा, 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ईंधनों का ऊष्मीयमान, कुछ और ईंधनों का, महत्वपूर्ण ईंधनों का ऊष्मीयमान देख लेते हैं। एलपीजी, जैसे एलपीजी है, कुकिंग गैस है, ऊष्मीयमान। ठीक है, ये है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। आइए देखते हैं। ठीक है, अब एलपीजी का देख लेते हैं। लाइट पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कुकिंग गैस। ठीक है, एलपीजी का दोस्तों काफी ज्यादा है, 55,000 है। कितना है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। और इसके बाद हम जैव गैस का देखेंगे
किसका देख लेंगे दोस्तों, जैव गैस का, ठीक है, बायोगैस का। तो 35,000 से 40,000 रहता है इसका। कितना रहता है उष्मीमान, 35,000 से 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों किसका, हाइड्रोजन का। लास्ट में देखेंगे हाइड्रोजन का उष्मीमान। और अब तक जितने ईंधन आपने देखे हैं इन सब में सबसे ज्यादा उष्मीमान किसका होता है दोस्तों, तो वो होता है हाइड्रोजन। वो किसका होता है, हाइड्रोजन का। गोबर के उपलों का जो उष्मीमान होता है वो सबसे कम होता है। इस लिस्ट में हमने देखा, इस लिस्ट में सबसे कम किसका मान था, उसी का मान था। और सबसे अधिक मान हाइड्रोजन का होता है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। 1,050 मतलब लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका उष्मीमान है। तो ये आपको उष्मीमान समझ में आ गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये प्रमुख ईंधनों का उष्मीमान हमने देखा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईंधन का जो बढ़ता उपयोग है, आपको पता है कि ईंधन का जितना ज्यादा उपभोग होगा तो पर्यावरण पे उतना ही बुरा असर पड़ेगा, पर्यावरण पे उतना ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पता है। तो दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे ईंधन हैं, कुछ ऐसे ईंधन हैं जैसे जीवाश्म ईंधन है। आपने पेट्रोल देखा, ठीक है, आपने पेट्रोल देखा, आपने डीजल देखा, मिट्टी का तेल देखा। जब इनका दहन होता है तो विषैली गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्या होता है, पर्यावरण पे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि ऊष्मा और ऊर्जा जो है आवश्यकता है वर्तमान समय की, औद्योगिक जो है इंडस्ट्री की, तो इससे बचा नहीं जा सकता। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कहीं न कहीं हरित ईंधन की बात हो रही है, हरित ईंधन में प्रयोग चल रहे हैं। ऐसा ईंधन जो हमें ऊष्मा ऊर्जा तो जरूर दे, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो या नाम मात्र का हो, बिल्कुल ना हो। अब जैसे हाइड्रोजन आपने देखा दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है वो बिल्कुल जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। ये केवल जल को उत्पादित करता है, जो आपको पता ही है कि जल जो है क्या होता है, पर्यावरण के लिए बेहतर फायदेमंद ही है, न कि नुकसानदायक। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल, जैसे हम लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है, लकड़ी, कोयला और लकड़ी, कोयला और पेट्रोल, जैसे ये कौन से ईंधन है, कार्बन ईंधन है। कैसे ईंधन है दोस्तों, ये सारे, ये ईंधन कैसे हैं, ये ईंधन है कार्बन ईंधन। तो जब हम लकड़ी, कोयला और पेट्रोल को जलाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो बिना, ये जब जलते हैं दोस्तों, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल, ये क्या है, कार्बन ईंधन है। और ये क्या होते हैं, ये जब जलते हैं तो कुछ जो है बिना जले कार्बन कणों को क्या करते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं, ठीक है। क्या छोड़ते हैं, कार्बन कण। जब लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जलते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन कणों को छोड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बिना जले कार्बन कण होते हैं। अब दोस्तों ये सूक्ष्म कण क्या होता है, ये जो सूक्ष्म कण है कार्बन का कण क्या होता है, ये प्रदूषक होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रदूषक। और ये कैसे रूप उत्पन्न करता है, दमा जैसे श्वास
रोगों को उत्पन्न करता है। मतलब श्वास संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, दमा जैसी समस्याएं हो जाएंगी। आप सोचिए, कार्बन के कण वायुमंडल में निष्कर्षित हो रहे हैं इन ईंधनों के जलने से, और वो भी बिना जले कार्बन, तो वो क्या करेंगे, श्वास नलिका में प्रवेश कर जाएंगे, फेफड़े में चले जाएंगे, दमा हो जाएगा या श्वास संबंधी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए ये ईंधन खतरनाक होते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, आइए और क्या नुकसान करते हैं ये लोग, ये जो ईंधन है और क्या नुकसान करते हैं। कार्बन के कणों से क्या नुकसान है, आपने देखा दमा जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर इन ईंधनों का अपूर्ण दहन हुआ, ठीक से अगर इनका दहन नहीं हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है इनके अपूर्ण दहन से। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, अत्यंत विषैली गैस है, पॉइजनस है दोस्तों, ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अगर आपने बंद कमरे में कोयला जला दिया तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो अपूर्ण दहन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न होगी और आप बहुत जल्दी मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। बहुत जल्दी क्या होगा दोस्तों, आप मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप कमरे में बंद करके आप अगर जला रहे हैं तो ये जो है संभावना है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। अब मोनोऑक्साइड क्या करती है दोस्तों, विषैली गैस है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये हमारे रक्त में मिलती है तो आपने देखा होगा हमारे रक्त में जो है लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, शुद्ध ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके, जोड़ के, पकड़ के ये शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, जहां पर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन को पाके क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। सिंपल सी बात है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसके पहले ही आपने पढ़ा है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, जो इसकी क्षमता होती है आपकी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को संयुक्त करने की, इसको क्या कर देती, कम कर देती, ये पकड़ के खींच लेती है। हीमोग्लोबिन से 400 गुना लगभग इसकी क्षमता होती है अधिक ऑक्सीजन को संयुक्त करने की। तो ये क्या करती है, ये उसको कैप्चर कर लेगी, ऑक्सीजन कम से कम मात्रा में कोशिकाओं तक पहुंचेगी और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो मृत्यु होना स्वाभाविक सी बात है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन शरीर में पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे उसकी कमी की वजह से मृत्यु प्राप्त होगी। तो ये कहने का मतलब इस तरह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड काम करती है। ठीक है, चलिए ये भी आपने देख लिया। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकल रही है, ईंधनों का दहन हो रहा है, इनका दहन हो रहा है, हम लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती के उष्णन के लिए भी जिम्मेदार है। जब सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊष्मा देता है तो कहीं न कहीं दिन भर ऊष्मा मिलती है, लेकिन जब रात होती है, सूर्य डूब जाता है या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पे नहीं आती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें क्या करती हैं, उस ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण में रोक कर इतना जो है बनाए रखती है तापमान, ताकि जीवन संभव हो सके। ठीक है, ऐसा न हो कि जैसे ही जो है दिन भर ताप बहुत ज़्यादा हो और पता चला रात में जो है तापमान इतना नीचे गिर जाए कि जो है जीवन संभव ना हो। तो वो काम भर के लिए जरूरी है, वो क्या करती हैं, तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं, गर्मी को रोकती हैं। अब यही समझिए काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन
लेकिन दोस्तों अब जैसे बुध का एग्जाम्पल लें, बुध ग्रह का एग्जाम्पल लें, तो बुध पे या मरकरी पे क्या होता है, वहाँ तापमान बहुत अधिक और बहुत कम क्यों होता है? वहाँ इसलिए होता है दोस्तों कि वहाँ पर दिन में तो बहुत तापमान हो जाएगा, लेकिन वायुमंडल न होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पर भी वायुमंडल नहीं होगा वहाँ क्या समस्या आएगी, दिन में सीधे सूरज की किरणें लगेंगी, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद रात में क्या होगा, सारी ऊष्मा जो है उस ग्रह से निष्कर्षित हो जाएगी अंतरिक्ष में, ठीक है। तो उस ग्रह का तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा, जीवन न तो बहुत अधिक ऊष्मा में रह सकता है, न तो अधिक शीतल स्थिति में, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है क्या करती हैं, वायुमंडल को गर्म रखती हैं, लेकिन अगर लगातार इन ईंधनों का दहन होता रहा तो वो जितनी आवश्यक मात्रा है उससे कहीं ज़्यादा उष्णन होने लगेगा। तो इसी से क्या कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अब जरूरत से ज़्यादा गर्मी भी तो नुकसानदायक है। अब आपको पता है कि अगर लगातार पृथ्वी जो है गर्म ही होती चली जाएगी तो उससे बहुत सारी समस्याएं, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, फसल चक्र खराब हो जाएगा, जीन में प्रॉब्लम आ जाएगी जीवों के, मनुष्य के, और भी बहुत तरह की, स्किन कैंसर होगा, बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो ये विश्व उष्णन का कारण बनती है, ठीक है, विश्व उष्णन का कारण बनती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, विश्व उष्णन का कारण बनती है, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा आपने, नुकसानदायक है, कार्बन के कण देखा आपने, नुकसानदायक है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के कण, ये तीनों चीजें क्या हैं, नुकसानदायक हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। कोयला और डीजल जब जलता है, ठीक है, कोयला है, डीजल है, जब ये जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस निकलती है जब कोयला और डीजल जलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसी गैस है, दम घोटू है, और कैसी गैस है, संक्षारक है। ये संक्षारक और दमघोटू गैस है, ठीक है, यह एक संक्षारक और दमघोटू गैस है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे भी दम घुटता है, ठीक है। पेट्रोल के इंजन जो होते हैं, जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पेट्रोल इंजन क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। डीजल अगर जो है सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पेट्रोल इंजन क्या छोड़ता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके क्या छोड़ते हैं, गैसीय ऑक्साइड रहते हैं, ये क्या रहते हैं, गैसीय ऑक्साइड, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, चाहे इसके ऑक्साइड हो चाहे इसके ऑक्साइड हो, ये क्या होते हैं, ये जो है वर्षा जल में घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं, ठीक है। बरसात के पानी में इनके ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं,
अम्ल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है? ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर इनके ऑक्साइड वर्षा जल में घुले हुए हैं तो अम्ल बनेंगे, और जब वर्षा होगी तो कैसी वर्षा होगी, अब आप समझ ही सकते हैं, अम्ल वर्षा। क्या होगी? अम्ल वर्षा होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। ठीक है, अब अगर इनके ऑक्साइड मिश्रित जो है पानी जमीन पे गिरेगा या अम्ल वर्षा होगी तो इससे नुकसान क्या होगा? आइए देख लेते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा अम्ल वर्षा से। आइए देख लेते हैं, जब इनके ऑक्साइड घुल के अम्ल वर्षा कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों? फसलों, भवनों, ठीक है, फसलों, भवनों और मृदा के लिए, ठीक है, फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। एसिड रेन क्या होती है दोस्तों? फसल के लिए, मिट्टी के लिए क्या होती है? बहुत ही हानिकारक। इवन बिल्डिंग्स हैं, अगर कोई बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल है या और कोई मॉन्यूमेंट है जो कि मतलब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, या सामान्य बिल्डिंग की भी बात करें, एसिड है तो जाहिर सी बात हो हर चीज के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हानिकारक होती है। इसीलिए जो है उसका कलर जो है क्या हो जाता है? डल हो जाता है, और उस पर जो है क्या पड़ती है? निशान पड़ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ पाए दोस्तों। तो ये अम्ल वर्षा बहुत ही खतरनाक है, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं दोस्तों, ये निकलते हैं पेट्रोल और डीजल के ईंधन से, और ये निकल के क्या करते हैं? वर्षा जल में घुलते हैं। फिर वही वर्षा जल में घुल के पानी जब नीचे गिरता है तो क्या होगा? अम्ल वर्षा होगी। ये फसल के लिए भी, मृदा के लिए या मिट्टी के लिए भी, और उसी तरह भवनों के लिए भी बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, अब देखिए, इतना आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए दोस्तों CNG, जो CNG आप सुनते हैं, CNG, तो ये क्या है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है CNG होती है। अब पेट्रोल और डीजल के स्थान पर वही यूज हो रही है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जो CNG युक्त है, मतलब उसमें CNG सिलेंडर लगा होता है। बहुत बार आप लगवा भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो लगा होता है वो बेहतर होता है। वो इसीलिए लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दहन से ज़्यादा सुरक्षित है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि उससे क्या है, ये सारे ऑक्साइड नहीं निकलेंगे और वो प्रदूषक नहीं निकलेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड पेट्रोल और डीजल ईंधन से निकलते हैं, वो CNG से ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलते, बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, मतलब उससे बहुत नुकसान नहीं है। इनके ईंधन के दहन से भी निकलते हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं, उतना मैनेज हो जाता है। तो इस तरह जो है पेट्रोल डीजल ईंधनों का स्थान क्या ले रही है? CNG ले रही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस युक्त जो है सिस्टम ले रहा है। तो इस तरह दोस्तों क्या है कि जीवाश्म ईंधन से बेहतर है कि हम स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें, और स्वच्छ ईंधन में कौन आएगा? CNG आएगा। तो ईंधन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज उम्मीद है कि जो आपको हमने ऊष्मीमान बताया, हमने आपको जो है अम्ल वर्षा बताई, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, अच्छे ईंधन की परिभाषा देखी, ये चीज़ें आपको समझ में आई। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। जय हिंद।